मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में बताया। रही बात कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, मैं आपको बताऊं कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना। अगला टॉपिक है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। अगली प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये फॉर्म करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ठीक है। इसका रीजन क्या है? रीजन पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, एक तो साइज स्मॉल होना चाहिए, है ना। साइज ऑफ एटम शुड बी स्मॉल, है ना। इतना भी नहीं लिखना चाहते तो स्मॉल साइज लिख लें, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा लंबा लिखने की कोशिश करो, छोटे से जब काम चल जाता है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, क्लियर। यस। और भाई हाई चार्ज डेंसिटी अगर वो भी लिखना चाहते हो, ठीक है। हाई चार्ज डेंसिटी, अब जो चार्ज डेंसिटी होती है क्यू और रेडियस का रेस होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट मैन है, बस इसे ना भी लिखो जब भी काम चल जाएगा। ये कंडीशंस होनी चाहिए और मैन कंडीशन है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, और वो भी खाली हो तो बेहतर है, नहीं तो बिना खाली वाला बनाना है, क्या दिक्कत है। डी होना चाहिए। और डी ब्लॉक में डी की खास बात है कि उनमें डी होता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसे हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो डी ऑर्बिटल के अंदर जाता है, तो इसलिए ना डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये कंडीशंस हैं। बाकी रही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात, कौन बनाता है कौन नहीं बनाता, ये जहाँ बनाएंगे वहीं बताएंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। अब देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोज विद द मेटल बाइंड द नंबर ऑफ द एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जो एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं लिगैंड। क्या कहते हैं? लिगैंड। लिगैंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हेडिंग का नाम भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो जैसे FeCN6 का होल है ना, Cn का होल 6s माइनस 3 है, FeCN6 उसका माइनस 4 है, CuNH3 का होल 4 है, 2 प्लस है, FeTCl5 4 है। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं। अब ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस इज ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द मेटल, है ना। देयर हाई आयनिक चार्ज, वो मैंने चार्ज डेंसिटी लिख दिया आपके सामने, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तीनों पॉइंट लिखे हुए हमने। मेन पॉइंट है में अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, और ये खास बात होती है इनकी, डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है इनकी। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो वही बात कॉम्प्लेक्स की वो आगे पूछें, बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब कैटलिक प्रॉपर्टी, ये भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताऊं कैटलिक प्रॉपर्टी। ठीक है। अब डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं
ये कैटलिक प्रॉपर्टी दिखाता है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जब ये एक तो ये जब इन्हें ब्रेक किया जाता है ना तो इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। और जब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं तो जो रिएक्टिंग स्पीसीज इनके साथ रिएक्शन करना चाहती है ना, वो इनके सरफेस पर बाइंड अप हो जाती है। सरफेस केमिस्ट्री के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। तो जब बाइंड अप होती है, वो बाइंड अप जब होती है जब सरफेस एरिया बढ़ता है। और सब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मैं आपको बताऊं कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसे पाउडर फॉर्म में लेना। किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में। तो ज़्यादा बेहतर रिएक्शन होती है, नहीं तो सॉलिड में भी हो जाएगी, ऐसी तो कोई बात नहीं कि रिएक्शन नहीं होगी, पर क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। तो कैटलिक प्रॉपर्टी का सीधा सीधा मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस से ही इसका संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, ठीक। और कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? दूसरा सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। समझिए मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं ना, एक तो इनमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है बॉन्ड के लिए, और एस ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होता है। तो जो बॉन्डिंग के लिए ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं तो ये आसानी से कंपाउंड बना लेते हैं। कौन से? कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं और इसके अलावा इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बना लेते हैं। समझ गए? मान लो कोई मेटल है ना, मेटल है और मेटल की पाउडर फॉर्म लिया आपने, सिंपली मेटल ली, डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही उसके साथ कोई रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा तो मेटल क्या करेगी? उस रिएक्टेंट को पहले अपने सरफेस पर लाके एडजॉर्ब कराएगी। ये थ्योरी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी, ठीक है? एडजॉर्प्शन वाली सरफेस केमिस्ट्री में है, वो पढ़ते तो फिर यहाँ और ज़्यादा समझ में आता है। तो मेटल के सरफेस पे जब आके वो एडजॉर्ब होती है, इकट्ठी होती है, एक्युमुलेट होती है, तो वो कुछ बॉन्ड बनाती है। वो बॉन्ड परमानेंट बॉन्ड तो होते नहीं, परमानेंट तो इसलिए नहीं होती है क्योंकि मेटल के साथ तो बॉन्ड बनने का नहीं उसका। मेटल तो एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाती है, और इस टेम्परेरी बॉन्ड को हम कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। समझिए, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाती है या इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाती है, और उसके बाद वो फिर ब्रेक होकर में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं इंटरमीडिएट बॉन्ड के थ्रू विद द हेल्प ऑफ मेटल्स, और फिर वो एक परमानेंट बॉन्ड बनाते हैं ताकि प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। समझ गए मेरी बात? क्लियर? तो ये कैटलिस्ट का काम करता है। जिसे मैं आपको बताऊं, हैबर प्रोसेस के अंदर आयरन कैटलिस्ट का काम करता है पानी के बनाने में। पानी जब बनता है H2O2 में प्लेटिनम इस्तेमाल होता है, तो कैटलिस्ट की बात अगर मैं करता हूँ, जैसे मैंने लिखा N2 + H2, और ये हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनती है 2NH3, और यहाँ पे आयरन एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है? और मोलिब्डेनम इसमें प्रमोटर का काम करता है। और देखो मान लो जैसे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगर इसमें मैं क्या निकिल ले लूँ, निकिल, और किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो निकिल क्या करता है? इसमें कैटलिस्ट का काम करता है। तो यहाँ बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है इसमें, निकिल PDF प्लेटिनम वगैरह, ठीक है? जैसे कि H2O के फॉर्मेशन में H2 + O2 प्लेटिनम PP का बनता है, H2O बनता है, ठीक? तो कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन को कराने में बड़ा हेल्पफुल होता है। इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है।
खतरनाक से मतलब बड़ा डेडिकेटेड होता है, ये रिएक्शन को जल्दी करा देता है। इसका रीजन है तो इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है ना, और सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करेगा जब उसे पाउडर फॉर्म मिलेगा। फाइनली डिवाइडेड बोलते हैं पाउडर फॉर्म, फाइनली डिवाइड करते पाउडर फॉर्म करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखो ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन एज ऑफ देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी इज ascribed to their ability to adopt the multiple oxidation state। अभी मैंने आपको वेरिएबल बताया था ना, वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने कॉम्प्लेक्स का जिक्र करा था, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, बताया था। तो वैनेडियम V5 ऑक्साइड V2O5 जिसे बोलते हैं, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका। मैन्युफैक्चरिंग तक सल्फ्यूरिक एसिड वाला कॉन्टैक्ट मेथड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी कि V2O5 आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। दिस टॉपिक डिलीटेड फ्रॉम योर सब्जेक्ट, इस साल हुआ पहला था, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फाइनल डिवाइडेड आयरन, फाइनल डिवाइडेड मतलब पाउडर की फॉर्म में, आयरन किस में हैबर प्रोसेस में, निकिल हाइड्रोजनेशन में, वो भी मैंने सारे लिख दिए वैसे वहाँ पे, है ना। लिखा कौन सा नहीं है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाला नहीं लिखा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाला मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब सिलेबस से डिलीट हो चुका, तो क्या बताऊँ उसे, बता सकते हो वैसे तुम, नो डाउट, क्योंकि टॉपिक ही तो है हमारा, भले से डिलीट हो चुका। आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, कैटलिस्ट इज अ सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये भी बता चुका मैं आपको, है ना, बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड एटम ऑफ द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का सरफेस कौन होगा, मेटल वाला सरफेस, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, उसमें बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ, एक इंटरमीडिएट बनाएंगे बॉन्ड, परमानेंट नहीं, क्योंकि परमानेंट तो बनना ही नहीं उसके साथ। अगर मान लो हाइड्रोजन परमानेंट बॉन्ड बना के निकल के साथ चला जाए हैं, तो ये फिर हाइड्रोजन इनके साथ कैसा आएगा, देखो अगर ये दोनों के दोनों इसके साथ बॉन्ड बन के जुड़ जाए तो ये थोड़ी बन जाएगा, हाँ ये दोनों के दोनों पहले इसके सरफेस से आगे उठते हैं, जैसे चीप गेस्ट हैं ये, इसने ये जो आयरन है ना, इन दोनों चीप गेस्ट को अपने पास बुलाता है, और पास बुला के अपने मकान में ठहराता है, अपने यहाँ पे स्वागत करता है स्वागत से, ठीक है। और फिर जब जैसे स्वागत होता है इसका इनके सरफेस पे, तो ये तो मकान बनाना शुरू कर देते हैं इसके, ये भी आगे, मतलब क्या होता है कि ये दोनों जैसे कॉन्टैक्ट में आते हैं यहाँ पे मिलने के बाद, तो ये बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं, इसके साथ तो बनाते ही हैं बॉन्ड, साथ साथ में ये भी अपना बॉन्ड बनाते हैं, और जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे, पहले इंटरमीडिएट बॉन्ड बनेगा, फिर क्या होगा, ये आयरन से सेपरेट हो गया क्योंकि इनका तो बॉन्ड बन चुका पहले ही, समझिए, फिर ये अपना परमानेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, समझिए मेरी बात। तो ये बेचारा बीच का काम करता है, मतलब ये एक तरीके से इन्हें सपोर्ट करता है, क्लियर, परमानेंट समझिए, चलो। तो ये रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है, बस और कुछ नहीं इसका रोल होता है। हाँ एक बात मैं कैटलिस्ट का एक और रोल होता है, रिएक्शन के अंदर इसकी फंक्शनलिटी पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रिएक्शन होती है, हो जाएगी रिएक्शन, कोई बात नहीं, रिएक्शन होने के बाद इसका कलर तो भले ही चेंज हो जाए, हैं, एक कहावत सुनी होगी आपने, कोयले की दलाली में हाथ काले, yes, सुनी ना। तो इस कहावत का मतलब यह है कि ये जब रिएक्शन होगी, मान लो जो आयरन का कलर पहले था, इसका कलर तो भले ही चेंज हो जाए रिएक्शन के बाद, बट आयरन की कंपोजिशन में, आयरन की फंक्शनलिटी में, आयरन की रिएक्टिविटी में, आयरन की एक्टिविटी में, है ना, आयरन की किसी भी प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आएगा। दोबारा फिर उसी आयरन को इस्तेमाल कर लो, क्लियर, समझिए, ये भी खास बात होती है कैटलिस्ट की, क्लियर। भले ये टॉपिक यहाँ ना ले रहा हूं, पर मैंने बता दिया, ये मिलेगा आपको रेफरेंस बुक के अंदर।
रेफरेंस में बोले तो अभी टंडन के अंदर और फॉरन बुक में मिल सकता है, मिलेगा ही तो जाहिर सी बात है। फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल यूटिलाइज 3d एंड 4s ऑफ द बॉन्डिंग, ये आपको मैं बता चुका। बॉन्डिंग के लिए दो बताए थे ऑर्बिटल मैंने, 4s और 5s, सॉरी 4s और 3d, या 5s और 4d, या 6s और 5d, इस तरीके से। दिस इज हैज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द कैटलिस्ट सरफेस। ये मैं आपको बता चुका भी भाई, ये जो दोनों है उसके सरफेस भी तो आगे रुकेंगे है, मतलब ये दोनों मेहमान हैं। ये यहाँ मतलब कहीं से चल के आए, मान लो दिल्ली से मेहमान आए, ये दो मेहमान हैं और ये मुजफ्फरनगर आगे रुक गए या फरुखाबाद आगे रुक गया है ना, ठीक है। और जैसे फरुखाबाद आगे रुके तो ठहर गए अपने रिश्तेदार के यहाँ, मान लो कोई रिलेटिव है तो बॉन्डिंग तो इनके उसके साथ भी है, ठीक है, समझिए। अब आ जाओ आगे, कॉम्प्लेक्स reacting molecules and also weakening of the bond in the reacting molecules, activation energy lowering। अब यहाँ देखो आप, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो रही ना, हो रही ना लोअर, क्यों? एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब कैटलिस्ट अपना सरफेस एरिया खुद बढ़ाता है, मतलब पाउडर फॉर्म में, वो बताया था हमने फाइनल डिवाइड। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी बॉन्ड अपना सेटअप होता चला जाएगा। क्लियर? यस। आगे बात समझ में? यस। ठीक है, समझ में बस एक ही बार आ जाना चाहिए, क्योंकि बार बार बताने में प्रॉब्लम आती है। हो सके जिसके समझ में आ रही हो उसे फिर समझ में ना आवे। समझ में आ गया? हाँ, चलो। एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी, ठीक है। आल्सो बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे बिकम्स मोर इफेक्टिव एज ए कैटलिस्ट, है ना, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन थर्ड कैटलाइज द रिएक्शन, ये अब एग्जांपल दे रखे, ठीक है। अब अगला है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये भी कोई ठीक है, अच्छा खासा है, मैं आपको बताऊं। फॉर्मेशन ऑफ, हाँ एक बात ध्यान रखना, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है सारे के सारे, जैसे मान लो इसकी तो थ्योरी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगला है ना ये वाला कैटलिक प्रॉपर्टीज की थ्योरी, मैंने ओरली बताई है, तो ओरली आपको समझ में आ गई होगी, तो आप खुद तैयार कर लेंगे नोट्स, एक भी टॉपिक नहीं छुटवाया मैंने थ्योरी का, सारी चीज बता दी। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल, है ना, कंपाउंड, ठीक है। अब भाई इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड के लिए, मैं आपको बताऊं। मेटल जो होती है ना, ये मेटल का एटम मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लिया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ये मेटल एटम है, क्या है? मेटल एटम। अब ये मेटल एटम जो है हमारे, इनके बीच में जगह खाली है, इस जगह को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल साइट, है ना, और इसी इंटरस्टिशियल साइट का दूसरा नाम होता है वॉइड, ठीक है, समझ गए? और बस अब तो खत्म हो गया मामला, पूरा फिनिश टॉपिक। अरे टॉपिक खत्म। अब ये जो इंटरस्टिशियल साइट है, अब जाहिर सी बात है ज्यादातर तो जगह कौन घेरेंगे, एटम घेरेंगे, किसके, मेटल के, और जो खाली जगह है इससे बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड्स, एम्प्टी स्पेस जो होता है, ठीक है। आपको अगर मैं पहले चैप्टर में लेके जाऊं, वहां मैंने एक चीज पढ़ाई थी, मैंने तो पढ़ाई नहीं, जिसने पढ़ाई होगी, पैकिंग एफिशिएंसी, है ना, HCP, CCP और FCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है कितनी, 74%, 168
एक आपकी 52.4 ये होती है ना, तो सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है FCC, CCP या HCP, सबसे ज्यादा ये होता है। तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और इसमें मॉलिक्यूल पास होते हैं, और जैसे ही मॉलिक्यूल पास होते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, ड्यू टू द greater attractive force between the particles and greater will be the melting and boiling point. This question asked in the board examination. ठीक है, आगे समझना है? यस सर। चलो आगे चलते हैं, यही आते हैं जानते हैं हम। तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी का जिक्र आता है, जो खाली जगह होती है ना, दैट इज कॉल्ड वॉइड्स, है ना। मान लो जैसे BCC होता है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 68%, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.68, तो उसमें जो खाली जगह है 32%, वही है वॉइड। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलो अब इस जगह में कौन आएंगे? इस जगह कम है बहुत, ज्यादा जगह में तो मोटा आदमी भी आ सकता है, समझ गए मेरी बात? हाँ सुनो, जैसे मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन का डिब्बा है, एक गाड़ी है, उसमें खचाखच भीड़ है, अगर उसमें तुम किसी बच्चे को चढ़ा दो तो आसानी से चला जाएगा, और किसी मोटे से आदमी को चढ़ा दो वो नहीं आएगा। अब मोटा कितना भी हो सकता है वो, समझ गए? क्यों? क्योंकि वो जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा और यहाँ जगह है कम, तो इसमें तो छोटे ही आ सकते हैं। अब छोटे में पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है ना, बोरोन है, बेरिलियम है, कार्बन भी है। हाँ तो ये छोटे ही हैं सारे। अब मतलब एक एग्जाम्पल बताया जा रहा, तो सारों को थोड़े ही घुसाओगे यहाँ है भाई। समझ गए मेरी बात? तो ये जो एलिमेंट होता है ना, जो छोटे साइज वाले होते हैं, ये यहाँ पे फिट हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दूसरी बात, अब ये आगे हमने मान लिया कार्बन फिट हो गया इसमें कहीं भी जाके, यहाँ हो जाओ यहाँ हो जाओ, ये सारे में जहाँ भी हो, नाइट्रोजन फिट हो गया, बोरोन हो गया, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो भाई इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या फॉर्मूला लिखोगे आप इसका? कोई फिक्स कंपोजिशन थोड़ी है यहाँ पे, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिखता है पानी का H2O, यानी कोई फॉर्मूला, मतलब ये कंपाउंड बन गया बस, ये फिट हो गया। हाँ हाँ, क्यों? आयरन में कार्बन नहीं होता, होता है ना। ये चैप्टर भी डिलीट हो चुका आपके सिलेबस से, मेटलर्जी, वहां बताता मैं सॉलिड स्टेट में है ना। चलो, interstitial compound are those which are formed by small atom like hydrogen, carbon, nitrogen trapped inside the crystal lattice। अब ये crystal lattice ही तो बनाई मैंने, है भाई? crystal lattice atom की फॉर्म में दिखाई मैंने, गोल गोल। They are usually non-stoichiometric। अब मैंने आपको पहले बता दिया, non-stoichiometric का मतलब इसका कोई रेशो नहीं होता, कोई फॉर्मूला फिक्स ही नहीं है। क्या होता होगा फॉर्मूला? पता लगा कार्बन भी घुसेगा, हाइड्रोजन भी घुसेगा, किस कंपोजिशन से घुसा हमें क्या पता भाई? समझ गए? अब देखो, and are neither typical ionic or covalent। For example TiC, Mn4 Fe3 और ये वेनेडियम वाला, टाइटेनियम वाला are the formula quoted do not of course correspond to any normal oxidation state of the metals because of the nature of their composition, and these compounds are referred to the interstitial compound। The principal physical and chemical properties characteristics of these compounds are। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये जो जगह खाली थी, अब इस जगह में हम क्या बता रहे हैं, वापस आते हैं अट्रैक्टिव फोर्स पे। रटने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे, यहाँ घुस गया कार्बन, क्या हाइड्रोजन है, जगह ले ली किसने? कार्बन ने, हाइड्रोजन ने, एक ले लो कोई सा भी। अब बॉन्ड तो बन ही गया इनके बीच में, क्या पढ़ा रहे? कंपाउंड, और कंपाउंड के लिए बॉन्ड बनेगा। वो बात अलग कि कंपोजिशन फिक्स है नहीं है, नॉन स्टोइकोमेट्री है। अब जब ये फिट हो गया तो जगह तो नहीं रही। अब मैंने आपको बताया था
इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है उसकी दूरी पे। जितनी दूरी कम हो जाएगी, पास पास आ जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा मेरे भाई तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अपना आप ही बढ़ जाएगा। क्लियर? तो जो जगह खाली थी, इस फोर्स को मतलब जब जगह खाली थी तो फोर्स आसानी से दूर हो जाएगा, मतलब पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे जब डिस्टेंस बढ़ेगी। अब जब डिस्टेंस ही कम होगी, मतलब पार्टिकल्स के बीच में किसी दूसरे ने ले ली, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अब दूसरी बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी ना जाओ, ये क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, और जैसे ही क्लोजली पैक्ड होंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अपना अभी बढ़ जाएगा। क्लियर? और जाहिर सी बात है जब ये बढ़ेगा तो पता नहीं क्या क्या बढ़ेगा। चलो देखते हैं। देखो, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स। मैं बता चुका रीजन। दे हैव वेरी हार्ड। अब जाहिर सी बात है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हार्ड हो बढ़ गया तो ये भी हार्ड हो जाएगा अपना भी। सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन द हार्डनेस। बोराइड जो होता है ना, बोरोन के साथ बना कंपाउंड, बोरोन भी तो एप्पल, दे रिटेन द मेटलिक कंडक्टिविटी। ये बात सही है, अब मेटल है तो कंडक्टिविटी तो दिखाएंगे ही। ये कौन सी नई बात होगी? दे आर केमिकली इनर्ट। अब रीजन क्यों है? जब बॉन्ड बना ले तो केमिकल रिएक्शन करेगा आगे, तो केमिकली इनर्ट हो जाता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाए तो लिख देंगे आप, दे आर केमिकली इनर्ट, दे हैव अ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बस हार्ड होते हैं। अब एलॉय फॉर्मेशन, क्या? एलॉय फॉर्मेशन। चलो जल्दी बताओ। एलॉय फॉर्मेशन देखो, इसकी एक खास बात होती है एलॉय की बात। देखो एलॉय होता क्या है? जब दो या दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा मेटल आपस में मिलकर एक मिक्सचर बनाती हैं, और मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, एक ही बात बताना समझ आनी चाहिए। क्लियर? मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर को, यानी कि दो या दो से ज्यादा मेटल के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। और ये भी बात सही है कि मेटल होनी चाहिए, ये भी बात सही है कि नॉन मेटल भी होनी चाहिए। कई बार नॉन मेटल का भी कंपोजिशन होता है भाई, पीतल, गोल्ड। गोल्ड कौन सा? प्योर गोल्ड नहीं, ज्वेलरी वाला, जो लेडीज या जेंट्स मतलब अपने कानों में, अपने हाथों में इस तरीके से पहनते हैं, वो क्या है? मिक्सचर है हमारा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? मिक्सचर कैसा? होमोजीनियस। और मेटल के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही? चलो देखो, अब मेटल की खास बात होती है कि होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। कैसा मिक्सचर बनाती है? होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। और उसी होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो, an alloy is the blend of the metals prepared by the mixing of the component. Alloy may be homogeneous solid solution in which atom of the one metals are distributed randomly among the other atom of the other. Such alloy are formed by the atoms are metallic radii are within the कितनी 15% of the each other, 15% because of the singular radii. और हाँ, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसके लिए कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि जिनकी रेडियस सेम होना मेटल की, उन्हीं के बीच में जल्दी होती है कंडीशन। ठीक है, चलो। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल alloy are readily formed by these metals. These alloy are hard, have the often high melting and boiling point. बढ़ जाता है अपना भी। The best known as the ferrous alloy. फेरस एलॉय किसका होता है? क्रोमियम का, वैनेडियम का, टंगस्टन का, मोलिब्डेनम का, मैग्नीज का। आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द वैरायटी ऑफ द स्टील। स्टेनलेस स्टील alloy of the metals with the known transition metals such as brass, copper और जिंक, ब्रोंज, कॉपर और टिन, ये सारे आपने देखे भी होंगे। ठीक है,